आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय कानून की कुछ ऐसी धाराओं पर गहराई से नजर डालेंगे जो समाज को हिला देने वाले अपराधों से जुड़ी हैं, मतलब किडनैपिंग, एब्डक्शन और इनसे जुड़े कुछ और गंभीर मामले। हाँ, और हमारे पास जो कानूनी अंश हैं वो इन अपराधों की परिभाषाएं, उनके प्रकार और सबसे ज़रूरी उनके लिए जो सज़ाएं तय की गई हैं उन्हें सामने रखते हैं। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, ये असल में समाज की सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इन जटिल कानूनी प्रावधानों को थोड़ा आसान करके समझें। आखिर ये किडनैपिंग और एब्डक्शन, इनमें फ़र्क क्या है ना? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। और कानून बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतना सख्त क्यों है? और सबसे अहम, भई ये जो अपराध के पीछे की नीयत है, वो सजा को कैसे बदल देती है? चलिए इन कानूनी बारीकियों को समझते हैं जरा। हाँ, ये समझना वाकई ज़रूरी है। देखिए, ये कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है। इनका पहला मकसद तो समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा करना है, जैसे बच्चे हो गए या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। हाँ। या फिर कोई भी आम नागरिक जिसे जबरदस्ती या धोखे से किसी मुश्किल में डाला जा सकता है। इन अंशों में हम देखेंगे कि कानून कैसे सिर्फ एक्ट को नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे को और उसके असर को भी देखता है। तो फिर शुरुआत किडनैपिंग से करते हैं। हमारे स्रोत में धारा 137 है इसके बारे में। सुनने में तो एक ही शब्द लगता है किडनैपिंग, पर कानून इसे दो तरह से देखता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, बिल्कुल। धारा 137 के हिसाब से किडनैपिंग दो तरह की होती है। पहली है भारत से अपहरण। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना, या अगर वो बच्चा है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके कानूनी गार्डियन की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना, ओके। देश से बाहर ले जाना। और दूसरा है कानूनी अभिभावकता से अपहरण। ये खास तौर पे बच्चों के लिए है, मतलब एक तय उम्र से कम, लड़कों के लिए शायद 16 साल, लड़कियों के लिए 18 साल, और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर भी लागू होता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक, मतलब जो उसकी देखभाल कर रहा है लीगली, उसकी मर्जी के बिना ले जाया जाए या बहला फुसलाकर कहीं और जाने पर मजबूर किया जाए, तो वो इस श्रेणी में आएगा। तो दोनों में ही सहमति का ना होना और पीड़ित की खास स्थिति, मतलब या तो भारत से बाहर ले जाना या फिर नाबालिग अस्वस्थ होना, ये मुख्य बातें हैं। अच्छा, ये कानूनी अभिभावक कौन हो सकता है? क्या सिर्फ माँ बाप? नहीं, धारा 137 ये साफ करती है। अच्छा। कानूनी अभिभावक कोई भी हो सकता है जिसे कानूनन उस बच्चे या व्यक्ति की देखभाल सौंपी गई है। हाँ। वो दादा दादी हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदार, या कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी। अच्छा, लेकिन इसी धारा में एक छूट या अपवाद का भी जिक्र है। वो थोड़ा अजीब सा लगा। हाँ, वो अपवाद है और वो कानून की बारीकी दिखाता है। वो कहता है कि ये धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पूरी नेकनियति से, मतलब गुड फेथ में, ये मानता है कि वो किसी नाजायज बच्चे का पिता है, या फिर वो ये समझता है कि उसे उस बच्चे की कानूनी हिरासत का हक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि उसका ये काम किसी गलत, मतलब अनैतिक या गैर कानूनी मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। नियत साफ होनी चाहिए। समझ गया। मतलब अगर इरादा नेक है, बच्चे की देखभाल का है, तो शायद बचाव मिल जाए। ये नियत वाली बात तो बार बार आ रही है। खैर, अगर कोई दोषी पाया गया है इसमें, तो सजा क्या है? अपहरण के इन दोनों ही मामलों में धारा 137(2) के तहत सजा 7 साल तक की कैद हो सकती है, और ये कैद साधारण भी हो सकती है या कठोर भी। साथ में जुर्माना भी लगता है। कठोर कारावास, मतलब जिसमें सख्त मेहनत करवाते हैं? हाँ, बिल्कुल। 7 साल तक? गंभीर है। चलिए अब किडनैपिंग से आगे बढ़ते हैं। व्यपहरण यानी अबडक्शन, धारा 138 है इसके बारे में। हाँ। ये किडनैपिंग से अलग कैसे है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। धारा 138 कहती है कि व्यपहरण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को या तो जबरदस्ती, मतलब बलपूर्वक मजबूर करे, या फिर किसी धोखे वाले तरीके से, मतलब डिसीटफुल मीन्स से, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करे या बहलाए। अच्छा, तो यहाँ वो उम्र या मानसिक स्थिति वाली बात नहीं है, नहीं देश से बाहर या गार्डियन की कस्टडी वाली। नहीं, यहाँ जोर जबरदस्ती या धोखे पर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। व्यपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है। यहाँ मुख्य तत्व है फोर्स यानी जबरदस्ती, या डिसीट यानी धोखा। इनका इस्तेमाल करके व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाना। तो किडनैपिंग और इसमें ये एक बड़ा फर्क हुआ। हाँ, और एक और बात, किडनैपिंग अपने आप में एक पूरा अपराध है,
लेकिन व्यापरण अक्सर किसी और अपराध को करने का एक जरिया होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि व्यापरण की सजा सीधे धारा 138 में नहीं दी है। अच्छा, तो फिर सजा कहाँ है? वो उन धाराओं में मिलती हैं जो ये बताती हैं कि व्यापरण किस इरादे से किया गया था। हाँ, ये इरादे वाली बात फिर से आ गई। यहीं से शायद अपराध कितना गंभीर है और सजा कितनी होगी ये तय होता है। हमारे स्रोत में अगली धारा 139 एक ऐसे ही भयानक इरादे की बात करती है, बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उनका अपहरण या व्यापरण। हाँ, धारा 139 ये समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई और एक बेहद गंभीर अपराध से जुड़ी है। धारा 139 एक कहती है कि अगर कोई किसी बच्चे का अपहरण करता है या मान लीजिए वो कानूनी अभिभावक नहीं है पर बच्चे की कस्टडी लेता है और उसका इरादा उस बच्चे से भीख मंगवाने का है, तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और जाहिर है सजा भी बहुत सख्त होगी। बेहद सख्त, कम से कम 10 साल की कठोर कारावास, और ये आजीवन कारावास तक भी बढ़ सकती है। साथ में जुर्माना भी है। ये दिखाता है कि कानून बच्चों के शोषण को कितनी गंभीरता से लेता है। 10 साल न्यूनतम, ये वाकई बहुत कठोर सजा है। लेकिन मुझे याद आ रहा है इसी धारा में एक और भी ज्यादा डरावनी स्थिति का जिक्र था। हाँ, धारा 139(2) उस सबसे ज्यादा क्रूर स्थिति की बात करती है जहां भीख मंगवाने के मकसद से किसी बच्चे को जानबूझकर अपंग कर दिया जाता है। मतलब उसके शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाता है कि वो ज्यादा दयनीय लगे और लोग ज्यादा भीख दें। ओहो, ऐसे अमानवीय काम के लिए सजा और भी भयानक है। कितनी भयानक? कम से कम 20 साल की कठोर कारावास, और ये दोषी की बाकी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। साथ में जुर्माना तो है ही। ये शायद हमारे कानून की सबसे गंभीर सजाओं में से एक है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। इस धारा में एक वो कानूनी अनुमान वाली बात भी थी, प्रेजम्पशन, वो क्या थी? हाँ, धारा 139(3 ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक कानूनी सिद्धांत है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं है और वो उस बच्चे से भीख मंगवाता है या इस काम में उसका इस्तेमाल करता है, तो अदालत ये मानकर चलेगी कि उसने उस बच्चे का अपहरण किया था या इसी इरादे से उसकी कस्टडी ली थी, जब तक कि वो व्यक्ति खुद सबूत देकर ये साबित न कर दे कि ऐसा नहीं था। ओह, मतलब साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर आ जाती है जिसने बच्चे से भीख मंगवाई। ये तो सामान्य नियम जब तक दोषी साबित ना हो निर्दोष मानो से उल्टा है। हाँ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ को पलट देता है, और शायद इसीलिए कि ऐसे मामलों में बच्चों का शोषण करने वाले आसानी से बच न निकले। ये दिखाता है कि कानून बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है। सही बात है। और कानून ने ये भी साफ किया है कि भीख मांगने का मतलब क्या है, ताकि कोई हेरफेर ना कर सके। बिल्कुल, धारा 139(4) में इसकी पूरी परिभाषा दी है। इसमें सिर्फ सीधे पैसे मांगना नहीं आता, बल्कि पब्लिक प्लेस में गाना, नाचना, भविष्य बताना, कर्तव्य दिखाना या कुछ बेचने का नाटक करके पैसे या कोई चीज मांगना या लेना, ये सब शामिल है। अच्छा, इतना ही नहीं, किसी के घर या ऑफिस में भीख मांगने के लिए घुसना या अपनी या किसी और की कोई चोट, घाव या बीमारी दिखाकर दया जगाकर भीख मांगना, वो भी सी में आता है। और हाँ, अगर किसी बच्चे को सिर्फ साथ रखकर उसकी मौजूदगी का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जाए, तो वो भी भीख मंगवाना ही माना जाएगा। परिभाषा बहुत बहुत वाइड रखी गई है। काफी व्यापक है। ये सब जानने के बाद अब धारा 140 पर आते हैं। ये धारा शायद उन स्थितियों से जुड़ी है जहां अपहरण या व्यापहरण के पीछे का इरादा और भी खतरनाक होता है। अपहरण या व्यापहरण को अलग-अलग गंभीर इरादों से जोड़ती है और हर इरादे के लिए अलग लेकिन गंभीर सजा तय करती है। पहला हिस्सा धारा 140(1) उस स्थिति के बारे में है जहां किडनैपिंग या एब्डक्शन किसी की हत्या करने के इरादे से किया गया हो। अच्छा। या फिर उसे ऐसी हालत में डालने के लिए किया गया हो जिससे उसकी हत्या हो जाने का खतरा हो। जैसे वो उदाहरण दिए थे, किसी की बलि चढ़ाने के लिए ले जाना या सीधे मारने के लिए। इसकी सजा क्या है? इसके लिए सजा है आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माना भी। फिर से देखिए, इरादा यानी हत्या का इरादा सजा को कितना गंभीर बना रहा है। और फिर आता है धारा 140(2). ये तो आज के समय की एक बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई है। फिरौती के लिए अपहरण, रैंसम किडनैपिंग। हाँ, और ये बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें किसी का अपहरण या व्यापहरण करना, उसे बंधक बनाना
और फिर उसे या किसी और को मौत या चोट की धमकी देना, ये सब शामिल है। या ऐसा माहौल बनाना कि बेचारे पीड़ित को लगे कि अब उसे मारा या घायल किया जा सकता है, या असल में चोट पहुंचाना या मौत का कारण बनना। और ये सब क्यों? ताकि सरकार को या किसी विदेशी ताकत को या किसी संगठन या व्यक्ति को कोई काम करने या न करने पर मजबूर किया जा सके, या फिर फिरौती वसूली जा सके। और ऐसे घिनौने अपराध के लिए कानून क्या कहता है? सजा। यहाँ कानून बिल्कुल सख्त है। धारा 140(2) के तहत सजा है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, और साथ में जुर्माना भी। ये हमारे आईपीसी की सबसे कठोर सजाओं में से है। ये दिखाता है कि राज्य और समाज के खिलाफ ऐसे अपराधों को कितना गंभीर माना जाता है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास, बाप रे, ये वाकई दिखाता है कि फिरौती के लिए अपहरण को कितना खतरनाक अपराध माना जाता है। क्या धारा 140 में और भी इरादे हैं? हाँ, इसके और भी हिस्से हैं। जैसे धारा 140(3) ये कहती है कि अगर अपहरण या व्यापाहरण किसी को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंदी बनाने, मतलब रॉन्गफुली कन्फाइन करने के इरादे से किया गया है, तो सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। 7 साल। और धारा 140(4) ये किन इरादों की बात करती है? ये उन मामलों से जुड़ी है जहां अपहरण या व्यापाहरण का इरादा है, पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाना, ग्रीवियस हर्ट, या उसे गुलामी में धकेलना, स्लेवरी, या उसे किसी की अप्राकृतिक वासना, अननेचुरल लस्ट का शिकार बनाना, या अपहरण करने वाले को ये पता हो कि ऐसा होने की पूरी संभावना है। अच्छा, और इसके लिए सजा? इन इरादों के लिए सजा 10 साल तक की कैद है, साधारण या कठोर, और जुर्माना भी। तो इन सभी धाराओं को, मतलब 137, 139, 140, इनको एक साथ देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी को कहीं ले जाया गया, बल्कि ये देखता है कि उसे किस इरादे से ले जाया गया है, और ये इरादा ही सजा में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। बिल्कुल। जैसे भीख मंगवाना, हत्या, फिरौती, बंदी बनाना, चोट पहुंचाना, गुलामी, ये अलग अलग इरादे सजा को बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। यानी मेंस रिया का महत्व यहाँ साफ दिखता है। कानून अपराध की गंभीरता को उसके पीछे की नीयत और उसके असर के आधार पर देखता है, खासकर जब पीड़ित कोई बच्चा या कमजोर व्यक्ति हो। वैसे चलते चलते हमारे स्रोत में एक और धारा का भी जिक्र था, धारा 136। वो इन गंभीर अपराधों के बिल्कुल उलट लगती है। हाँ, धारा 136 वो गंभीर और अचानक उकसावे में, मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आकर किए गए हमले या आपराधिक बल प्रयोग से जुड़ी है, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। और इसकी सजा देखिए कितनी कम है। कितनी? सिर्फ 1 महीने तक की साधारण कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। 1 महीना और 1000 रुपए। कहाँ वो 10 साल, 20 साल आजीवन कारावास या मौत की सजा। हाँ। और कहाँ ये तुलना वाकई हमें अपहरण और व्यापहरण जैसे अपराधों की असल गंभीरता का अंदाजा कराती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून अलग अलग तरह के गलत कामों में साफ फर्क करता है और उनकी गंभीरता के हिसाब से ही सजा देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने कुछ बहुत जरूरी बातें समझी। पहली, कि कानून किडनैपिंग और एब्डक्शन में साफ अंतर करता है। किडनैपिंग में पीड़ित की उम्र, मानसिक स्थिति, सहमति का न होना और उसे कानूनी संरक्षण या देश से बाहर ले जाना अहम है। हाँ, जबकि व्यापाहरण में किसी को भी जबरदस्ती या धोखे से कहीं भी ले जाना शामिल हो सकता है। दूसरी और शायद सबसे अहम बात, कि इन अपराधों की सजा काफी हद तक उनके पीछे की नीयत पर निर्भर करती है। इरादा जितना गंभीर, सजा उतनी ही कठोर। बिल्कुल। भीख मंगवाना, हत्या, फिरौती, गंभीर चोट, गुलामी, ये सब सजा को बढ़ा देते हैं। और तीसरी बात जो बार बार सामने आई, वो है बच्चों की सुरक्षा पर कानून का खास ध्यान। बच्चों के अपहरण, खासकर भीख मंगवाने या अपंग करने जैसे इरादों के लिए सजाएं बहुत ज्यादा कठोर हैं, आजीवन कारावास तक। हाँ, और कुछ मामलों में तो सबूत का भार भी आरोपी पर डाल दिया गया है ताकि उन्हें बच निकलने का मौका न मिले। निश्चित रूप से ये कानून व्यक्तियों की आज़ादी और सुरक्षा के लिए, खासकर बच्चों जैसे वल्नरेबल समूहों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। हाँ, और ये अंश दिखाते हैं कि कानून सिर्फ अपराध को लिस्ट नहीं करता,
बल्कि उसकी गंभीरता के अलग-अलग लेवल को पहचानता है और अपराधी की मंशा को, इंटेंशन को केंद्र में रखकर न्याय करने की कोशिश करता है। ये कानून